नमस्कार, P3 भारत पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उनके कारण जो बताए गए थे उसमें ये कहा गया था कि 1000 एवं 500 के नोट नकली रूप में काफी आ गए हैं जो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा, उनका ब्लैक मनी में कन्वर्जन हो गया है और इस आधार पर नोटबंदी डिक्लेयर की गई थी। लेकिन इसका ये जितने भी आधार हैं उन आधारों से अतिरिक्त एक मुख्य कारण और था जो आप सबको देश की अर्थव्यवस्था संभालने हेतु एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति खराब ना हो उसलिए ये आपसे छुपाया गया। लेकिन धीरे धीरे वो सारी परतें खुलती जा रही हैं और उस परतों में काफी किरदार आपके सामने आ रहे हैं और उन्हीं को बताने के लिए आज मैं आपको कुछ किरदारों के नाम प्रस्तुत करता हूं जो इस नोटबंदी का कारण में शामिल हैं। उन सब किरदारों में एक नाम है जो अभी तक आपके लिए नया नाम है। वो नाम है मिस्टर अरविंद मायाराम। वर्तमान में वो अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं। इसके साथ साथ एक किरदार और है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री और गृह मंत्री पद पर रहे। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में हमारे एक वित्त मंत्री प्रणव दा भी रहे। इसके साथ साथ उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर्स का भी नाम मैं लेना चाहूंगा, जिनमें एक नाम है मिस्टर डी सुब्बा राव एवं दूसरा नाम है रघुराम राजन। ये सब लोग नोटबंदी के कारण के साथ कनेक्टेड हैं। उस पृष्ठभूमि में मैं आपको सन 2004 में आपको लेकर चलता हूं। सन 2004-5 में जब मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे और मिस्टर अरविंद मायाराम उन फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी थे और डी सुब्बा राव रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उस दौरान ब्रिटिश की डी ला रू कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड कहलाती है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट था नोटों के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है एवं नोटों के लिए जो कागज इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग के लिए, इन दोनों चीजों को कॉन्ट्रैक्ट डी ला रू इंटरनेशनल लिमिटेड को दिया गया। और उस समय कॉन्ट्रैक्ट देते समय यह सूचना दी गई कि वो कंपनी का पेटेंट है इस वस्तुओं पर और वो कंपनी केवल हमारे देश को ही सप्लाई करेगी। और इस स्थिति में एक ट्विस्ट आया। 2008 में जब देश में 2009 के इलेक्शन होने जाने थे तो शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिस्टर पी चिदम्बरम को उस स्थिति को, चुनाव की स्थिति 2009 में देखते हुए उनको गृह मंत्री बना दिया। और प्रणव दा भी प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन उनको संतुष्ट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। प्रणव दा के फाइनेंस मिनिस्ट्रीशिप में एक ट्विस्ट आया 2010 में। एक इंटेलिजेंस इनपुट सरकार को मिला जिसमें यह बताया गया कि जो ब्रिटेन की कंपनी है जो आपको पेपर सप्लाई कर रही है वो सेम चीजें पाकिस्तान को दे रही है। ये देश के लिए खतरनाक इंफॉर्मेशन थी और इसमें हमारे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणव दा साहब ने तुरंत एक्शन लिया। शायद वो देशभक्ति का एक उदाहरण था। इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रणव दा को राष्ट्रपति बनने के बाद और राष्ट्रपति रिटायर के बाद बीजेपी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रणव दा का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए वो भारत रत्न के अधिकारी बने। प्रणव दा ने न केवल उस कंपनी को मिस्टर पी चिदम्बरम गृह मंत्री को फोर्स करके ब्लैकलिस्ट कराया, इसके साथ साथ मिस्टर अरविंद मायाराम जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाहर भेज दिया गया और वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में चले गए। 2010 के बाद एक ट्विस्ट आया 2012 में प्रणव दा प्रेसिडेंट कैंडिडेटशिप होने के नाते फाइनेंस मिनिस्ट्री से चले गए। और ऐसी स्थिति में देखिए फिर एक ट्विस्ट आता है कि 2012 में मिस्टर पी चिदम्बरम फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही मिस्टर अरविंद मायाराम
फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। और इससे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य इस देश की सरकार ने उस तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया, जो एक अजूबा है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसको गृह मंत्री रहते हुए ये पता हो कि एक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, उस कंपनी को फिर से इस सिक्योरिटी थ्रेड एवं नोटों के पेपर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट फिर से दे दिया गया और 2012 से लेकर 15 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया। ये एक चौंकाने वाली बात है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले जब गृह मंत्री था उसने उसको वहां पर ब्लैकलिस्ट किया। ये कैसे हो सकता है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ये बात भूल जाए और एक उसी कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। ये आप सबके लिए चौंकाने वाली स्थिति है। लेकिन 2015 तक इसमें एक ट्विस्ट और आया। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2015 तक नई गवर्नमेंट को स्थितियां समझने में टाइम लगा और कुछ इनपुट मिलते रहे कि इस देश में न केवल नकली नोटों की सप्लाई हो रही है आईएसआई द्वारा, बल्कि आपके अपने ही लोग पैरेलल इकोनॉमी चलाने के साथ साथ उसी नोटों की सप्लाई आपके साथ उसी थ्रेड के साथ करवा रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य था और इसकी गहराई तक जाते जाते 2015 में डी लारू इंटरनेशनल लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बीजेपी सरकार ने उसको एक्सटेंड नहीं किया। अब एक्सटेंड न करने पर एक अद्भुत सी स्थिति आई। डी लारू इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल हुआ, वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है कि एक ऐसी कंपनी जो भारत को अगर सिक्योरिटी थ्रेट और पेपर दे रही थी, यदि भारत से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो किस तरह से धराशायी हो गई कि क्या उसकी अर्थव्यवस्था, क्या उसकी आर्थिक स्थिति हमारे देश पर थी। ऐसा ये सोचने को हम सबको मजबूर होना पड़ता है। 2016 में एक इनपुट की स्थिति में फाइनेंस मिनिस्ट्री मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत तेजी से कार्य करती रही और आपको एक ट्विस्ट और बताता हूं कि मिस्टर रघुराम राजन का जो कार्यकाल था वो सितंबर 2016 तक का था। उस दौरान बहुत सारी चीजों पर वर्कआउट किया गया और सितंबर 2016 तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि रघुराम राजन भी कांग्रेस के प्रिय व्यक्ति थे और मिस्टर पी चिदम्बरम के प्रिय व्यक्ति थे, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपको मिलेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिस्टर रघुराम राजन भी शामिल हुए थे और वो मिस्टर राहुल गांधी के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हों। तो इससे आप नेक्सस का अंदाजा लगा सकते हैं। 2016 में ये काम तेजी से चला और इसकी जांच हुई तो प्रथम दृष्टया सरकार को ये महसूस हुआ कि नकली नोटों का चलन ज्यादा हो गया है, और लेकिन उसको भनक इस बात की लगी कि कुछ अपने ही लोग, पैरेलल इकोनॉमी भी हमारे देश में चल रही है और वो पैरेलल इकोनॉमी इस तरह से है कि उनका नकलीपन भी जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है और उसका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में नोटबंदी पर विचार किया जा रहा था और उसको करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इस दौरान एक और इंटेलिजेंस इनपुट आया जो मोदी सरकार के लिए हलचल पैदा करने वाला था, और वो इनपुट इस तरह था कि आपके जो करेंसी के नोट हैं वो पोर्ट पर खड़े हैं और वो आपके देश के लोग ही उसको लेकर आपकी अर्थव्यवस्था को खराब करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री को आनन फानन में ये निर्णय लेना पड़ा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी, और उस स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लिया गया जो कि नोटबंदी एक प्रतिबद्ध तरीके से की जा सकती थी और उसके लिए प्लान किया जा सकता था। यदि आपको प्रधानमंत्री का आह्वान याद हो, और एक उन्होंने हमसे, हमारे सारे नागरिकों से ये अपील की थी, सारे देश के लोग 50 दिन मेरा साथ दें ताकि मैं अर्थव्यवस्था को संभाल सकूं। उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है।
क्योंकि सरकार की ये मजबूरी थी कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखकर पूरी बात नहीं बता सकती थी कि हमारे देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, और उसको इस तरह से छुपाया गया। और नोटबंदी के जो प्रभाव पड़े, देश के व्यक्तियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा, वो यही वजह थी कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत आनन फानन में ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि जो ये सूचना दी गई कि कंटेनर भरे हुए नोट आपके पोर्ट्स में डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट पोजीशन में हैं और वो आपके देश में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, उनमें न केवल टेरर फंडिंग के लोग हैं बल्कि आपके अपने जो प्रभावशाली लोग हैं, पूर्व सरकारों के लोग हैं, वो शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में नोटबंदी के अलावा कोई कारण नहीं बचता था। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करके न केवल हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बचाया है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो गर्त में जा सकती थी, और जनता को ये स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के लिए जो नोटबंदी की गई उसका आधार आज हमें नजर आता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि यदि अगर आप नोटबंदी का जो प्रभाव है मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा है। आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल है, तो क्या ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान जो जिंदा था वो क्या हमारे नोटों की पैरेलल इकोनॉमी के साथ, हमारे देश के साथ, लोगों के साथ चल रहा था? और इसके साथ साथ आपके देश की पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी की भी आर्थिक स्थिति खराब सी नजर आती है, तो क्या आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी भी इसी पैरेलल इकोनॉमी में अपने को फल फूल रही थी और जो उसके लिए इस समय बाध्यकारी हो गई है? और एक और आधार आपको सामने मिलता है कि नोटबंदी का जो सबसे प्रभावित व्यक्ति हैं मिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने डिफरेंट पिटिशनर्स की एडवोकेसी सुप्रीम कोर्ट में की कि नोटबंदी गलत की गई थी, यानी कि नोटबंदी जो की गई थी वो फिर से सरकार नोटों को बदलने के लिए राजी कर दिया जाए आदेश के द्वारा। और सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली को उचित बताते हुए उनके इन मंसूबों पे पानी फेर दिया। इसी में 2018 में एक ट्विस्ट आया, एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला और उस इंटेलिजेंस इनपुट पर अरविंद मायाराम के दिल्ली और जयपुर आवास पर अभी जनवरी में एक रेड की गई, और उस रेड से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आने वाले समय पे जांच की आंच को मिस्टर पी चिदम्बरम एवं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ले जा सकती है। और उसमें आप सबको और हम सबको ये जानने का हक होगा कि क्या ये सब लोग आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर्स, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर एवं तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरीज के नेक्सस ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश की थी, और ये जल्दी ही परतें खुलेंगी और इस जांच की आंच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक जा सकता है। आइए हम इंतजार करें, क्योंकि अभी भी कुछ फैक्ट्स और सामने आ रहे हैं जो इस बातों को लिंक करते हुए ले जाएंगे देश में नोटबंदी कितनी जरूरी थी, और नोटबंदी के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था संभाली गई है ये एक अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और हम सबको जानकर संतुष्टि होगी कि एक सक्षम सरकार और समय पर निर्णय लेने वाली सरकार हमारे साथ काम कर रही है। इसके साथ साथ देशभक्त लोग और विलेन भी आप दोनों ही इन सारे किरदारों में से खुद ही निर्धारित कर देंगे। आने वाले समय में और सूत्रों से मिली हुई खबरों को रिसर्च करते हुए आपके समक्ष रखेंगे और आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।